Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 19th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. हमने अब फैसला लिया है कि हर महीने जो भी हम लोग करंट अफेयर्स कराते हैं, जैसे पूरा का पूरा अप्रैल महीने में जो करंट अफेयर्स हम कराएंगे थ्रू यूट्यूब वीडियोज़ और जो PDF हम देते हैं, उसके ऊपर जो भी हम कंटेंट करा रहे हैं उसी के ऊपर एक टेस्ट हम कंडक्ट कराएंगे ऑन 5 मई. तो अप्रैल महीने का पूरा करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा 5 मई को. ठीक वैसे ही मई महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा 5 जून को. और ये जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा. आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना है. हमारे SPM के पोर्टल पे पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा. और ये पूरा का पूरा टेस्ट जो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. इस टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा जो स्टूडेंट, उसको मोटिवेट करने के लिए हमने कैश प्राइज़ भी डिसाइड किया है 10,000 रुपीज़. हर महीने ये 10,000 रुपीज़ फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट को, सेकंड आने वाले को 3,000 और थर्ड आने वाले को 2,000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ दिया जाएगा. 50 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट्स का ये टेस्ट होगा. तो इससे मुझे लगता है कि आपका थोड़ा मोटिवेशन बना रहेगा. अगर आपको इस टेस्ट के बारे में और ज़्यादा समझना है कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, कैसे टेस्ट होगा, कैसे आपको रजिस्टर करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. उसके अलावा जो BPL कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को हम लोग पूरी की पूरी कोचिंग फ्री में अवेलेबल कराएंगे ऑनलाइन मोड में. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about extreme poverty in India. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. So देखिए, क्या है करंट न्यूज़, क्या है करंट डेवलपमेंट, पहले वो समझते हैं. वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के हिसाब से, दिस इज़ अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट या वर्ल्ड बैंक के एक सर्वे के हिसाब से, एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया के अंदर ड्रॉप हुई है फ्रॉम 2.25% इन 2011 टू 10.2% इन 2019. इसका सरल सा मतलब ये है कि 22.5% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे थे 2011 में, लेकिन अब 2019 के सर्वे के हिसाब से ओनली 10.2% पीपल आर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. अगर पॉवर्टी की बात की जाए तो रूरल एरिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी का रेशियो घट करके 26% से घट करके 11.6% हुआ है, जबकि अर्बन एरिया में वो 14.2% से घट के 6.3% हुआ है. रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी ज़्यादा घटी है और उसमें भी जो फार्मर्स थे और ख़ासकर स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स थे, उनके अंदर उनकी इनकम ज़्यादा बढ़ी और उस कारण से स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकल करके आए हैं. एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए क्या डेटा लिया है, क्या क्राइटेरिया लिया है वर्ल्ड बैंक ने, वो भी ज़रा देखते हैं. सो एक्सट्रीम पॉवर्टी में कंजम्पशन ऑफ $1.90 अ डे, यानी कि एक दिन में 145 रुपये का, अगर दोज पीपल हु आर स्पेंडिंग 145 रुपीज़ अ डे, दे और उससे नीचे दे विल बी कंसिडर्ड एज एक्सट्रीमली पुअर. तो इसमें हर चीज़ आएगा, उनका रेंट, खाना पीना, हर चीज़. अगर सब कुछ वो अपना खर्च 145 रुपये से कम में मैनेज कर रहे हैं एक दिन का, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज एक्सट्रीमली पुअर. अब इंडिया के अंदर अगर पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात की जाए तो ये जो वर्ल्ड बैंक ने हाल फिलहाल में रिपोर्ट पब्लिश की है कि हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है ओवरऑल घट करके 10% तक आ गई है, ये स्टडी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों से, लगभग एक डिकेड हो गया है, तब से भारत सरकार ने कोई नई पॉवर्टी लाइन डिफाइन नहीं की है. कोई भी नया कमिटी नहीं बनाया है इन ऑर्डर टू एस्टिमेट पॉवर्टी. तो 2011 के बाद से ही कोई नई कमेटी नहीं बनाई गई इन ऑर्डर टू एस्टिमेट पॉवर्टी. देखिए, अभी तक आज़ादी के बाद से कितनी कमिटीज़ बनाई गई हमारे देश में पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए और पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड पॉवर्टी लाइन क्या चीज़ होती है. पॉवर्टी लाइन वो चीज़ होती है कि उससे कम एक कमाई वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, यानी कि एक रेखा डिसाइड की जाती है, एक पर्टिकुलर लिमिट डिसाइड किया जाता है, 30 रुपये, 40 रुपये, उससे कम अगर कोई इंसान खर्च कर रहा है एक दिन में अपने ऊपर, तो वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा. तो आज़ादी के बाद से 6 ऐसी कमिटीज़ बनाई गई हैं पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए. वर्किंग ग्रुप ऑफ 1962, वी दांडेकर एंड एन रथ कमिटी ऑफ 1971, वाई के अलग कमिटी ऑफ 1979,
डी लकरावाला कमेटी ऑफ 1993, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ऑफ 2009 एंड सी रंगराजन कमेटी ऑफ 2014। तो ये जो सी रंगराजन कमेटी और सुरेश तेंदुलकर कमेटी हैं, यही रिसेंट वन है। इनके बारे में ज़रा देखते हैं। सबसे रिसेंट तो रंगराजन कमेटी हैं। रंगराजन कमेटी ने कहा कि जो भी इंसान 47 रुपीज़ खर्च करता है, ध्यान रहे पॉवर्टी हमारे देश में इनकम पे नहीं डिसाइड होती है। हम लोग जनरली कह देते हैं कि जो इतने रुपए से कम कमाता है वो गरीबी रेखा से नीचे, बट ऐसा नहीं है। पॉवर्टी ये जो रंगराजन कमेटी है या सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, इन्होंने डिफ़ाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर कि एक इंसान ऑन एन एवरेज अगर इतने रुपए से कम खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। सो रंगराजन कमेटी सजेस्टेड कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, if a person makes a per capita expenditure less than rupees 47 in urban area and less than rupees 32 in rural areas, यानी कि रूरल एरिया में रहने वाला इंसान जो एक दिन में अपने ऊपर ऑन एन एवरेज 32 रुपये से कम खर्च करता है, अर्बन एरिया में रहने वाला इंसान जो ऑन एन एवरेज एक दिन में अपने ऊपर 47 रुपये से कम खर्च करता है, वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशंस को कभी माना ही नहीं, और इसीलिए आज भी जो कमेटी जिसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे सारे फैसले लिए जाते हैं वो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। रंगराजन कमेटी से पहले बनाई गई कमेटी सुरेश तेंदुलकर कमेटी, जो 2009 में बनाई गई थी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से पॉवर्टी लाइन शुड बी ₹27 इन रूरल एरियाज एंड ₹33 इन अर्बन एरियाज। देखिए हुआ क्या था कि 2009 में जब सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई गई और उन्होंने कहा कि एक इंसान जो रूरल एरिया में रहता है और 27 रुपये से कम खर्च करता है और अर्बन एरिया में रहता है और 33 रुपये से कम खर्च करता है अपने ऊपर, तो उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था कि भाई इतना कम, 33 रुपया तो बहुत कम हुआ। तो उसके प्रोटेस्ट के बाद फिर रंगराजन कमेटी बनाई गई। रंगराजन कमेटी ने थोड़ा सा ये लिमिट को बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं रंगराजन के हिसाब से 47 इन अर्बन एंड 32 इन रूरल, जबकि तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 33 इन अर्बन एंड 27 इन रूरल। तो रंगराजन कमेटी के हिसाब से लगभग 363 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं, 36 करोड़ लोग, जबकि तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 27 मिलियन लोग यानी कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। जो तेंदुलकर कमेटी का जो डाटा है मोर और लेस दैट इज़ क्लोजर टू द वर्ल्ड बैंक का गरीबी रेखा के नीचे वाला डाटा। लेकिन वर्ल्ड बैंक कैसा है, वो अर्निंग पे डिसाइड करता है, जबकि अभी वर्ल्ड बैंक आप सोचेंगे कि सर आप तो वर्ल्ड बैंक में कह रहे हो 145 रुपीज़ अ डे और तेंदुलकर कमेटी कह रहा है 33 रुपया। लेकिन ध्यान दीजिए वर्ल्ड बैंक और तेंदुलकर कमेटी में एक अंतर ये है कि वर्ल्ड बैंक आज की कमाई के हिसाब से 2019 की कमाई से तेंदुलकर कमेटी का जो 33 रुपया दैट इज़ एज़ पर 2009 की कमाई, राइट। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है वो अर्निंग पे है, जबकि तेंदुलकर कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो एक्सपेंडिचर पे है। सो इसलिए मोर और लेस आप देखिए कि वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है और तेंदुलकर कमेटी का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से गरीबों की संख्या मोर और लेस बराबर ही निकल के आ रही है। सो दिस इज़ हाउ तेंदुलकर कमेटी इज़ वेरी मच क्लोज टू द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी और द पॉवर्टी लाइन टेकन बाय वर्ल्ड बैंक। आई होप ये बातें आपको अभी तक समझ आ रही हैं। 10 सालों से जब से तेंदुलकर कमेटी का रिकमेंडेशन आया है तब से यही कमेटी के रिकमेंडेशंस को हम मार रहे हैं गरीबी डिसाइड करने के लिए। रंगराजन बनाया गया 2014 में, इसका डाटा आया रंगराजन कमेटी का, लेकिन इसको आज तक सरकार ने फॉर्मली एक्सेप्ट किया नहीं है। चूँकि 10-11 सालों से कोई नया कमेटी बनाया नहीं गया है, इसीलिए जो वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट है जो कहता है कि हमारे देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी 10% के आसपास आ गई है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से $1.9 जो एक इंसान एक दिन में कमाता है वो गरीबी रेखा से नीचे, उतना उससे कम कमाता है, तो दैट इज़ समवेयर क्लोज टू 145 रुपीज़। अब मौजूदा टाइम में अलग अलग भारत सरकार के स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गरीबी कैसे डिसाइड होती है, उसके अलावा एक और बात समझ लो, फिर इस भारत सरकार पे आएंगे। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने यहाँ अलग अलग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि PDS जो राशन कार्ड बनता है उसमें अलग अलग तरह का राशन कार्ड बनता है, APL राशन कार्ड, BPL राशन कार्ड। तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए BPL कैटेगरी अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन की है। जैसे असम सरकार ने डिफ़ाइन किया है BPL कैटेगरी और या BPL लाइन
27,000 पर एनम। तो जो इंसान 27,000 रुपये से कम कमाता है एक साल में, वो अपने आप को बीपीएल कैटेगरी में लिस्ट करा सकता है और बीपीएल के सारे बेनिफिट्स वो ले सकता है। तो दिस इज़ हाउ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन फ्रीडम टू डिसाइड बीपीएल लाइन एज पर देयर ओन स्टेट एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द स्टेट। और भारत सरकार ने अपने लिए, अपने स्कीम्स के लिए भारत सरकार ने पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करने के लिए नीति आयोग की एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसको काम दिया गया है फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो नीति आयोग की टास्क फोर्स क्या करती है कि एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो हमारे देश में जीडीपी निकालता है, उसके अलावा हमारे देश में एक्सपेंडिचर के या कंजम्पशन का डाटा निकालता है कि कौन इंसान कितना कंज्यूम कर रहा है ऑन एन एवरेज। और एनएसओ को इस डाटा के बेसिस पे, कंजम्पशन के बेसिस पे कि भाई इतने पॉपुलेशन ने इतना कंज्यूम किया, और तेंदुलकर कमेटी का पॉवर्टी लाइन ले लिया। समझिए इस बात को, नीति आयोग टास्क फोर्स क्या कर रहा है, तेंदुलकर कमेटी का पॉवर्टी लाइन, उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लिया। तो उस टाइम में था वो 27 रुपये और 33 रुपये, उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके प्रेजेंट टाइम में ले लिया, समवेयर क्लोज टू मे बी 100 रुपीज़। और उन्होंने कंजम्पशन का डाटा ले लिया एनएसओ के डाटा से कि भाई इतना % लोग इतने रुपए से कम कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे वो फिर वो डिसाइड करता है नीति आयोग का टास्क फोर्स कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोगों को बीपीएल कैटेगरी में कैटेगराइज करना चाहिए और उनको सरकार की अलग अलग पॉलिसीज़ का बेनिफिट देना चाहिए। इसके साथ ही नीति आयोग के टास्क फोर्स ने यह भी रिकमेंड किया है कि भारत सरकार को एक नई कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि तेंदुलकर कमेटी काफ़ी पुरानी हो गई है, रंगराजन कमेटी को आज तक हमने एक्सेप्ट किया नहीं। तो एक नई कमेटी बनानी चाहिए पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए। तो नीति आयोग के टास्क फोर्स ने 4 रिकमेंडेशन दिए हैं कि 4 तरीके लिए जा सकते हैं, इन 4 में से कोई एक लिया जा सकता है पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन के लिए। पहला, या तो तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से कंटिन्यू किया जाए। दूसरा, स्विच कर जाया जाए रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तीसरा, रादर देन डिसाइडिंग कि पॉवर्टी लाइन क्या होगी, हम हमेशा से ही एक काम कर देते हैं कि जो नीचे से 30% गरीब जनता है, नीचे से जो 30% जनता है, गरीब जनता है, उनके लिए हमेशा सारे के सारे वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाएं, रादर देन डिसाइडिंग व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन। चौथा है कि एक नया पॉवर्टी लाइन बनाया जाए एज पर ए न्यू कमिटी, जो पॉवर्टी लाइन सिर्फ कंजम्पशन पे या एक्सपेंडिचर पे ना हो, वो हर चीज़ का ध्यान दे, हाउसिंग फैसिलिटी है कि नहीं, सैनिटेशन है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, न्यूट्रिशनल इंटेक है नहीं, उसके बेसिस पे एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन डिफाइन करे। ये चौथा अप्रोच हो सकता है। तो ये बताया है नीति आयोग के टास्क फोर्स ने कि इन 4 अप्रोचेस को लिए जा सकते हैं फ्यूचर में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हाई WPI इन्फ्लेशन इन इंडिया विच हैज रीच्ड अप टू द लेवल ऑफ 14.55%. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन इंडिया के मार्च महीने में, यानी कि जो पिछला बीता हुआ महीना है, उसमें 14.55% तक चला गया। इट्स क्वाइट हाई। देखिए, आपको WPI से रिलेटेड बेसिक डाटा तो पता ही है कि इसका बेस ईयर 2011-12 लिया जाता है, ठीक है। और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स पहुंच गया 148 पे, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट है 14.55%। ये तो आपको पता होगा कि ये जो इन्फ्लेशन है, ये मार्च 2022 का इन्फ्लेशन हैज़ बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्च 2021 का WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं तो आपको पता होगा ही। मार्च 2022 में जो WPI इन्फ्लेशन हाई है, उसके पीछे मुख्य कारण है मिनरल ऑयल या क्रूड पेट्रोल या नेचुरल गैस के प्राइस का ऊपर जाना, क्रूड एंड कमोडिटी प्राइसेस का ऊपर जाना। और ये सारी चीज़ें महंगी इसलिए हुई हैं क्योंकि रसिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया है, और इस कारण से ये सारी चीज़ों का सप्लाई होना बंद हो गया, और इस कारण से चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब WPI इन्फ्लेशन की बात की जाए, कुछ बेसिक डाटा देखा जाए तो इट इज़ कंप्यूटेड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। WPI मंथली बेसिस पर रिलीज किया जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसका बेस ईयर है 2011-12। WPI निकालने के लिए 3 तरह के आइटम्स लिए जाते हैं। मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जिसमें टोटल 564 आइटम्स हैं, फ्यूल एंड पावर जिसमें 16 आइटम्स हैं, प्राइमरी आर्टिकल जिसमें 117 आइटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गए 697। उसमें भी फ्यूल एंड पावर का वेटेज 14.91%, प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज 20.12% एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का वेटेज 64.97%।
अब अगर आपको प्राइमरी आइटम्स में भी कौन कौन आइटम्स होते हैं, फ्यूल एंड पावर्स में क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में क्या क्या आता है, उन सब जानना है तो आप एक बार ये भी लिस्ट देख सकते हैं जस्ट फॉर डिटेल्स। अब इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन जो ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है वो मैंने आपको दिया है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप इस बगल में ये जो टेबल दिया है मैंने उसको हिंट्स के तौर पे देख सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हाई लेमन प्राइसेस इन इंडिया। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको तो करंट न्यूज़ तो पता ही होगा कि लेमन प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, अनप्रेसिडेंटेड हाई लेवल पे पहुंच चुका है। 10 रुपये 15 रुपये का एक लेमन बिक रहा है। कई सारे मीम्स आ रहे हैं, ठीक है, देख करके मुझे भी कुछ मीम्स बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ कि घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स आफ्टर लेमन प्राइस हाइक इस तरह से नाच रहे हैं, राइट। क्योंकि वो भूतों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घर के बाहर नींबू और मिर्च लगाते हैं ना। अब नींबू महंगा हो गया तो लगा नहीं पाएंगे, तो भूत लोग खुश हैं कि चलो बढ़िया है, हम आराम से घुस सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे मीम्स आ रहे हैं। मुद्दा ये है कि लेमन काफ़ी महंगा हो गया है। तो लेमन महंगा हो गया है, इसी कारण से आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया है। लेमन क्रॉप के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेमन की इकोनॉमी के बारे में पूछा जा सकता है कि कितना एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। तो समझते हैं। लेमन, नींबू। देखो नींबू एक्चुअली दो तरीके का होता है, एक तो होता है लेमन, दूसरा होता है लाइम। ये इस तरीके का जो होता है ना, जिसका जो कवर काफ़ी जो थिन होता है, इसको हम लोग कागजी नींबू कहते हैं, कागजी, क्योंकि उसका जो ऊपर का जो स्किन है काफ़ी थिन होता है, इसलिए इसको कागजी कहते हैं। और ये सा हल्का येलो कलर का होता है, जबकि एक होता है काफ़ी ग्रीन कलर का, इसको हम लोग कहते हैं लाइम। और मज़े की बात यह है कि हमें देख के लगता है कि ज़्यादा खट्टा ये है तो विटामिन सी इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, विटामिन सी लेमन में ज़्यादा होता है, राइट। तो नींबू दो तरह के होते हैं, लेमन एंड लाइम, एक बिल्कुल ग्रीन और एक इस तरह का, इसको हम लोग कागजी नींबू कहते हैं। उसके अलावा एक बात तो आपको पता ही कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक लार्ज साइज़ का नींबू मिलता है, राइट। अभी नींबू या लेमन के लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए वो भी ज़रा देखते हैं। वार्म क्लाइमेट चाहिए जिसमें मॉडरेटली ड्राई एंड मॉइस्ट, यानी कि हल्की हल्की बारिश हो, यानी कि थोड़ा ड्राई और मॉइस्ट, यानी कि डिसिडुअस टाइप का क्लाइमेट चाहिए। थोड़ी बहुत बारिश हो, फिर कुछ दिन के लिए ड्राई स्पेल हो, तो वार्म एंड ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए नींबू उगाने के लिए। इंडिया के अंदर देखा जाए तो लगभग 37 लाख टन्स ऑफ नींबू उगाया जाता है। इस फिगर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद ये रखना है कि इंडिया के अंदर जो भी नींबू उगाया जाता है दैट इज़ इनफ टू मीट आवर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। ना ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, ना ही ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश इज़ लार्जेस्ट लेमन ग्रोइंग स्टेट। अब नींबू क्रॉप से रिलेटेड एक बात आपको जाननी चाहिए, वो है बहार ट्रीटमेंट। तो देखो नींबू हमारे यहाँ के फार्मर जो हैं सालों भर उगाते हैं। कैसे? उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक वो अपनाते हैं जिसको लोग कहते हैं बहार ट्रीटमेंट। बहार ट्रीटमेंट में वो क्या करते हैं कि पहले पानी नहीं देते हैं, दे विथहोल्ड द इरिगेशन। पहले वो प्रॉपर केमिकल्स वगैरह वो डालते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र डालते हैं, बाद में इरिगेशन करते हैं। तो एक स्पेशल टेक्निक है, बस इतना जानो कि नींबू उगाने का एक स्पेशल टेक्निक है कि कब पानी देना है, कब फर्टिलाइज़र देना है, कब पेस्टिसाइड देना है, कब कौन सा केमिकल देना है। इसको लोग कहते हैं बहार ट्रीटमेंट। और बहार ट्रीटमेंट करते ही नींबू का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है और इसी कारण से लोग सालों भर नींबू उगा पाते हैं हमारे फार्मर्स। तो साल भर में 3 बार ये लोग बहार ट्रीटमेंट देते हैं नींबू क्रॉप्स को। तीनों बहार ट्रीटमेंट को अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है, एम्बे, मृग एंड हस्ता। बहार ट्रीटमेंट से कैसा है कि नींबू का प्रोडक्शन ओवरऑल ये लोग बढ़ा लेते हैं। अच्छा, नींबू का क्रॉप कैसे उगाया जाता है ये भी ज़रा समझो। नींबू जो है उसको ग्राफ्टिंग के मेथड से उगाया जाता है। ग्राफ्टिंग माने इसका जो आप समझो कि एक ब्रांच है ना, इसको कटा हुआ ब्रांच मार्केट में मिलता है, ICAR के अलग अलग सेंटर्स में मिलता है, ठीक है। वहाँ से ख़रीद के ला करके उस ब्रांच को अगर लगाया जाए और तो वहाँ से फिर नींबू उगाया जा सकता है। उसके अलावा कोई नया ब्रांच ला करके पुराने ब्रांच के साथ हल्का सा काट करके, देखो ये पुराना ट्री ऑलरेडी प्लांट है, इसको थोड़ा सा काट दिया, राइट, यहाँ पे छिल दिया, हल्का सा स्क्रैच कर दिया, और एक नया नींबू का ब्रांच लाया मार्केट से ख़रीद के, उसको यहाँ ज़मीन में लगाया और उसको भी थोड़ा छिल करके इन दोनों को यहाँ पे जहाँ पे दोनों को काटा था दोनों को बांध दिया। तो इससे क्या होगा कि नया नींबू का ट्री भी या नया नींबू का प्लांट भी उगने लगता है, उसके भी रूट्स डेवलप हो जाते हैं। इस मेथड को कहते हैं ग्राफ्टिंग। भाई मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नींबू इस साल न्यूज़ में है, तो अब नींबू पे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, ग्राफ्टिंग से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग समझ रहे हो?
इसको थोड़ा सा कट लगाया यहाँ पे, एक नया ब्रांच लाए, ठीक है, उसको थोड़ा कट लगाया, दोनों कट को एक साथ बांध दिया और उस नए ब्रांच को ज़मीन में ऐसे यहाँ पे गाड़ दिया, तो धीरे धीरे इसका भी रूट्स डेवलप हो जाता है। फिर जब रूट्स डेवलप हो गया तो एक प्लांट बन गया, उसको ले जाके कहीं और लगा दो। ठीक है, अभी इस साल नींबू के प्राइस एक्सेप्शनली हाई क्यों हो गए ये भी ज़रा समझते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई सितंबर और अक्टूबर महीने में, और नींबू को कैसा चाहिए, हल्की बारिश चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण नींबू के क्रॉप्स ख़राब हो गए, बाहर ट्रीटमेंट फेल हो गया उस टाइम में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। फरवरी के बाद से ही देखो, हमें असम में पता नहीं चल रहा है इस बार, गुवाहाटी में इतनी गर्मी नहीं है अभी तक तो, लेकिन बाकी इंडिया भर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है फरवरी के बाद से, इस कारण से नींबू के क्रॉप्स ख़राब हो गए। और ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ गया नींबू का, गर्मी में नींबू की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है लोगों को, ठंडक मिलती है तो डिमांड ज़्यादा हो गई, इसलिए प्राइस ऊपर चला गया। और पेट्रोल डीजल का दाम ऊपर जाने के कारण, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, पेट्रोल डीजल का दाम ऊपर जाने के कारण ट्रांसपोर्टेशन हाई हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होते ही फिर नींबू का दाम बढ़ गया। तो इन सब कारणों से नींबू महंगा हो गया है। तो इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू मेनली, मुझे लगता है पीटी में पूछा जा सकता है। उसके अलावा हेल्थ सेगमेंट पे कभी सवाल आ जाए गवर्नेंस में, तो उसमें एक ऑगमेंट करने के लिए ये पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐड करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए। डायरेक्ट सवाल इस पे नहीं आएगा, ज़्यादा सवाल का इसका उम्मीद है पीटी में आने का। देखो, WHO के डायरेक्टर जनरल, ठीक है, इनको तो आप जानते ही होंगे, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियेसस, वो अभी गुजरात में है, गुजरात के जामनगर में, जहाँ पे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ओपन किया जा रहा है। WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, पीटी में सवाल आएगा ये कि WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ खोला गया है, और 4 ऑप्शन दे देगा, गुजरात में, पलक्कड़ में, गुवाहाटी में, इस तरह के 4 ऑप्शन दे देगा। आंसर वुड बी गुजरात जामनगर, राइट। तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया है जामनगर गुजरात में। ट्रेडिशनल मेडिसिन का क्या मतलब होता है ये भी ज़रा समझो। ट्रेडिशनल मेडिसिन वो मेडिसिन्स होते हैं जो हमारे इंडिजिनस नॉलेज से, राइट, स्किल से, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे हम लोग मेडिसिनल इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हम पास कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। ट्रेडिशनल मेडिसिन, नॉलेज, स्किल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजिनस एंड डिफरेंट कल्चर्स that is passed from one generation to another in order to treat physical and mental illness। हमारे देश में अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की बात की जाए तो उसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आयुष। A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा, N फॉर नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी। ये सब मिला करके हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम कहते हैं इनको। तो पीटी पर्सपेक्टिव से बस ये जामनगर गुजरात याद रखना। अच्छा, कल मैंने आपको कहा था कि मैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बताऊंगा, राउंड ट्रिपिंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जाकि हमें पता चल सके कि मॉरिशस से इतना ज़्यादा FDI क्यों आता है। बट आज इकोनॉमी के इतने सारे टॉपिक्स हो गए ऑलरेडी कि मैंने सोचा कि आज इसको नहीं लेता हूँ, तो कल इसको ले लेंगे अपन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था आंसर देख लेते। Negative return for the saver means interest rate offered by the banks are higher than the prevailing inflation rate. This statement is wrong. ये यहाँ पे lower होना चाहिए। Negative return for the saver discourages an individual from putting his money in the banks. This statement is right, so the correct answer is option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.